हेलो बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और आपका भी अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। तो हमने यहाँ आपके लिए एमपी बोर्ड ने जो भी प्रश्न बैंक डाली है अपनी साइट पर, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश उन्होंने किया है। तो हर सब्जेक्ट की ये प्रश्न बैंक अभी आपकी एमपी बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। तो इनमें जो क्वेश्चन है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इनको भी सॉल्व कर लेंगे तो आप जिस परिणाम की तरफ आप जाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो ये प्रश्न आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगे। इसलिए मैं हिंदी विषय का जो है सिलेबस लेकर जो है इस प्रश्न बैंक का आपके सामने आया हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक इस प्रश्न बैंक के जो सॉल्यूशन है उसको पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहा हूं। देखिए, इसमें पूरे हिंदी के जो सिलेबस है उसको 9 खंडों में विभाजित कर रखा है। जैसा पहला खंड है, इसमें आरोह भाग 2 काव्य खंड, फिर दूसरे में काव्य बोध के बारे में बात करी गई है। तीसरा जो खंड है, इसमें आरोह भाग 2 का जो गद्य खंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर 4 नंबर पर जो है इसमें भाषा बोध, इसमें हमारे संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर बेतान भाग 2, बेतान जो पुस्तक है हमारी, उसके पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्न इसके अंतर्गत होंगे। जैसे जीवन परिचय है हमारा, गद्यांश पद्यांश की व्याख्याएं, पद्यांश की व्याख्या आरोह भाग में और गद्यांश की व्याख्या जो है वो बेतान के भाग में की जाएंगी। फिर 6 नंबर पर आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है इससे रिलेटेड होता है। फिर 7 नंबर पर अपठित गद्यांश, जिससे हमें गद्यांश पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। 8 नंबर पर पत्र लेखन, किस तरीके से हम अपने मित्र को पत्र लिखेंगे, अपने जो है स्कूल में हम आवेदन पत्र करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो पत्र लेखन का कार्य होगा वो 8वें अध्याय में होगा। 9 नंबर पर जो है निबंध लेखन, निबंध कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स होना चाहिए, इस सबको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अच्छा निबंध तैयार कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि कई बच्चों को अपने पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हिंदी का व्याकरण सॉल्व करने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या वो उतने आसानी से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत उनके मन में दुविधा होती है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा काव्य बोध से। इसमें हमारा सारा जो व्याकरण है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं मेरे साथ। इस वीडियो को देखें, पढ़ाई करते रहें और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपका इस साल आप जो है लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इकाई क्रमांक होगा वो 2, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं किस तरीके से प्रश्न इसमें दिए रखें। तो देखिए, खंड 2 काव्यबोध, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे ही आप अपना प्रश्न बैंक ओपन करेंगे तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो किस तरीके से इसका आंसर करना है ये हम देखते हैं यहाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 10वां रस माना गया है। 10वां रस कौन से रस को माना गया है? तो पहले रसों की संख्या 9 थी बच्चों, लेकिन भक्ति काल में जो सूरदास जी हुए उन्होंने कृष्ण भगवान का बाल्यकाल का इतना अच्छा वर्णन किया कि एक नए रस की व्युत्पत्ति हो गई, जिसको बोला जाता है वात्सल्य रस। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10वां रस किसको माना गया है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। तो इसका सही आंसर है वात्सल्य रस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? इन 4 ऑप्शन में से उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहा जाता है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो तत्व होते हैं उनको विभाव कहा जाता है, जिसके कारण हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो उत्तेजना का जो मूल कारण है, जिसके कारण स्थायी भाव हमारे मन में जागृत हो रहे हैं, उनको विभाव कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा विभाव। आप चाहें तो साथ में नोटिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, जिससे आप बार बार इनका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा गया है? रसराज का मतलब होता है रसों का राजा। तो श्रृंगार रस को बच्चों रसों का राजा कहा गया है, यानी रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो हमारे इन 4 ऑप्शन में बा ऑप्शन जो है उसमें श्रृंगार नाम दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बा, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? किस कविता को पढ़ने से, किस दृश्य को देखने से हमारे मन में उत्साह का संचार होता है? जो वीर रस की कविता हो। वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वीर रस। अगला प्रश्न, कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? जो हमारे मन में सोता रहता है,
सिंपल वे में यदि हम बात करें तो सुषुप्तावस्था का मतलब होता है कि वो जागृत नहीं होता है। तो अस्थायी भाव, व अस्थायी भाव, सा विभाव और दा संचारी भाव। तो सबसे पहले हमारे मन में स्थायी भाव जो सोता रहता है वो जागृत होता है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं या कोई घटना से हम प्रभावित होते हैं, तो हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होता है जो पहले सुषुप्तावस्था में हमारे मन में विद्यमान रहता है। तो इसका सही आंसर होगा अस्थायी भाव। अगला प्रश्न, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कितना अच्छी पंक्तियाँ ये लिखी हुई हैं। देखने में ऐसा लगता है कि भक्ति भावना इसमें जागृत हो रही है और इसीलिए ये 4 ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हमको डाला भी गया है इस क्वेश्चन में। देखिए, आ शांत रस, बा श्रृंगार रस, सा भक्ति रस या फिर दा भयानक रस। ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद आपको कौन से रस की प्राप्ति हो रही है? तो 2 ऑप्शन तो इसमें हो ही नहीं सकते, बा और दा भयानक रस। ये पढ़ने में कोई डर तो लग नहीं रहा है अपने को, ना ही हमको इसमें श्रृंगार रस की कोई व्युत्पत्ति हो रही है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है आ शांत रस और सा भक्ति रस। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है क्योंकि भक्ति रस कोई रस होता ही नहीं है। 9 रसों में भक्ति रस कहीं नहीं आता है और 10वां रस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वात्सल्य रस, उसमें भी भक्ति रस का कहीं वर्णन नहीं है। इसलिए हमारा आंसर होगा आ शांत रस। ये पंक्तियां पढ़ने से हमारा मन शांत हो जाता है और शांति का भाव हमारे अंदर जागृत होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आ शांत रस। अगला प्रश्न, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? आपने किसी आतंकवादी का नाम सुन लिया तो आपके मन में विचार आएंगे, आपको भय की प्राप्ति होगी। यानी आतंकवादी के नाम मात्र से हमारे अंदर भय का संचार हो जाता है। तो आतंकवादी हमारे लिए क्या बनेगा? क्योंकि जिससे हमारे मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है उस कारण को विभाव कहा जाता है, तो आतंकवादी हमारे लिए विभाव बनेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा आ विभाव। अगला प्रश्न, माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है? माता की मृत्यु का वर्णन करते समय यदि कोई पुत्र अपनी माता की मृत्यु का वर्णन कर रहा है तो उसे दुख होगा, उसे शोक की प्राप्ति होगी। इसीलिए शोक नामक जो स्थायी भाव है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है बच्चों, इसलिए करुण रस की व्युत्पत्ति इसमें होगी, इसलिए सही आंसर होगा सा करुण रस। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग किया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग किया है? तो परशुराम लक्ष्मण संवाद बड़ा ही प्रसिद्ध और साहित्यिक दृष्टि से बड़ा ही उत्तम रचना तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में करी है और यहाँ वीर रस का संचार हमको सर्वत्र दिखाई देता है, क्योंकि परशुराम जी बहुत क्रोधी थे, उनके अंदर में जो है क्रोध की भावना उस समय जागृत हो रही थी, इसलिए वीर रस इसका सही आंसर होगा। तो आंसर है सा वीर रस। अगला प्रश्न 10 नंबर, हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? हरिश्चंद्र नाटक में जब शमशान का वर्णन किया गया है तो वहां कौन सा रस हमको द्रष्टव्य होता है? तो इसका सही आंसर है बीभत्स रस। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो घृणा या जुगुस्सा बोला जाता है। तो बीभत्स रस यानी हम कहीं किसी जगह पर गए हैं और वहां पर हमें चारों तरफ इस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है जो घृणा करने योग्य है, तो वहां पर भीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। और जब हरिश्चंद्र नाटक में वो शमशान में जाते हैं तो वहां चिताएं जल रही हैं, शवों का दाह हो रहा है, रक्त बह रहा है, इस तरीके की घटनाएं और जो चित्र हैं वो उनके सामने आते हैं, तो उनके अंदर जो है भीभत्स रस की वहां पर व्युत्पत्ति होती है। तो सही आंसर होगा बा भीभत्स रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य बहुत बड़ा होता है और इसमें किसी नायक का या किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का चित्रण प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए आप खुद भी इसका आंसर कर सकते हैं। खंड चित्रण, समग्र चित्रण, चित्रण नहीं होता या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा वा समग्र चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली मतलब हिंदी भाषा में की गई रचना। हिंदी को पहले खड़ी बोली नाम दिया गया था क्योंकि ये पहले एक बोली थी, और अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको हरियोध के नाम से जाना जाता था, उन्होंने जो है हिंदी भाषा में जो है सबसे पहला अपना उपन्यास
लिखा जिसका नाम है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर हरिओद की रचना है। और ये क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है क्योंकि ये हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। तो इसका सही आंसर होगा वा प्रिय प्रवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पार्वती मंगल तथा पथिक, ये दो अलग अलग रचना है, पार्वती मंगल और पथिक। ये क्या हैं? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर प्रबंध काव्य। तो देखो बच्चों, पार्वती मंगल और पथिक ये छोटी छोटी रचनाएं हैं जिसमें एक विशिष्ट घटना का वर्णन किया गया है, इसलिए ये खंड काव्य की श्रेणी में आएंगे। इनको महाकाव्य नहीं बोला जा सकता, इनको मुक्तक काव्य नहीं कहा जा सकता, और प्रबंध काव्य के ही भेद महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं। तो इसमें प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। तो ये किस श्रेणी में आएंगे? ये खंड काव्य की श्रेणी में आएंगे। और थोड़ी इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में आपको दे देते हैं। पार्वती मंगल जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जबकि राम नरेश त्रिपाठी जी जो थे आधुनिक काल के जो कवि हुए हैं, इन्होंने पथिक नाम से अपना खंड काव्य लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बा खंड काव्य। ये देखिए यहां मैंने लिखा भी है, पथिक भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो क्या कहलाता है? अभी अभी मैंने बताया है, जिसमें जीवन की एक घटना का वर्णन हो वो महाकाव्य होगा, खंड काव्य होगा, पाठ्य मुक्तक होगा या फिर गेय मुक्तक होगा। तो आंसर है बा खंड काव्य, इसका सही आंसर होगा। तो हम धीरे धीरे इनकी परिभाषाएं भी बनाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप आसानी से इनको परिभाषित भी कर सकते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछेंगे जैसे आगे आएंगे भी, तो उसमें आप अभी तैयार भी हो जाएंगे वो क्वेश्चन के आंसर देते हुए। तो साथ में पढ़ते रहिए। इसका सही आंसर होगा वा खंड काव्य। अगला प्रश्न, ऐसी पदबंध रचना जिसमें एक लघु आख्यान कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गेयता होती है कहलाता है। आख्यान जनरली उस कविता को हम बोलते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की या किसी नायक की वीरता का वर्णन किया गया है या उसकी किसी प्रसिद्ध घटना का वर्णन किया गया है, और वीर रस की ये जनरली कविताएं होती हैं जिनको आख्यान गीत कहा जाता है। तो आख्यान गीत इसका सही आंसर होगा, यानी हमारा ऑप्शन होगा दा आख्यान गीत। और गीत के माध्यम से यानी कविता के माध्यम से वो वीर रस का वर्णन इसमें किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दा आख्यान गीत। अगला प्रश्न, कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी दोहे उदाहरण हैं। कबीर के दोहे हमने बचपन से पढ़े हैं, 8th क्लास 9th क्लास से हमारे सिलेबस में आ जाते हैं। रहीम के दोहे या फिर तुलसीदास जी के दोहे, तो ये किस काव्य के अंतर्गत आते हैं? तो ऐसे जो दोहे होते हैं जिसमें नीति संबंधी बात कही जाती है, अब मनुष्य जीवन में आप आए हो तो कैसा आचरण करना चाहिए, इससे संबंधित बातें की जाती हैं, ये सब जो है पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आती हैं। पाठ्य मुक्तक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी पाठ्य पुस्तक में भी प्रकाशित होते हैं। इनको पढ़ने से हमारा जीवन संभल सकता है, अच्छी दिशा की ओर अग्रसर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये सारे दोहे जो हैं वो मुक्तक पद होते हैं, यानी एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आ पाठ्य मुक्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य कुंतक, पंडित जगन्नाथ या फिर आनंद वर्धन। तो ये काव्य शास्त्र के अलग अलग संप्रदाय बने थे। इतिहास जब हम पढ़ते हैं इसका तब हमको ये प्रश्न के आंसर मिलते हैं। तो इसमें जो वक्रोक्ति को प्रधानता दी गई है काव्य में, वो आचार्य कुंतक ने दी है, जबकि आचार्य विश्वनाथ जो है रस को प्रधानता देते थे। आचार्य जो जगन्नाथ थे ये रमणीयार्थ प्रतिपादिका वाक्यम काव्यम इन्होंने बोला, तो शब्द और अर्थ को इन्होंने जो है महत्व दिया। और आनंद वर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ वक्रोक्ति संप्रदाय में कुंतक जो हैं ये प्रधान आचार्य रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा बा कुंतक। अगला प्रश्न देखें हम। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, जहां कहीं महाकाव्य की बात आती है तो हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानीय रचना रामचरितमानस का नाम लिया जाता है। तो रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र महाकाव्य माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा आ रामचरितमानस।
जिसमें भगवान राम के सभी गुणों का वर्णन किया गया है, उनके विस्तार से कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनसे काव्य की शोभा बढ़ जाए, काव्य और सुंदर हो जाए, तो ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं ये अलंकार कहलाते हैं। परिभाषा है अलंकार की है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आ, अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां होता है, शब्दों के कारण जहां चमत्कार उत्पन्न होता है कविता में, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, क्योंकि शोभा तो बढ़ रही है इसलिए अलंकार तो होगा। कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार, क्योंकि शब्दों के कारण शोभा बढ़ रही है। अर्थ के कारण शोभा बढ़ती, अर्थालंकार। दोनों के कारण शोभा बढ़ती, उभय अलंकार। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा आ, शब्द अलंकार। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर हमसे पूछा गया है, काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? तो अर्थ का यहां बात करी गई है, तो अर्थालंकार इसका सही आंसर होगा। बा शब्दालंकार, सा अनुप्रास अलंकार और दा उपमा अलंकार। इन तीनों को हमें नहीं सेलेक्ट करना है, हमारा आंसर होगा अर्थालंकार, क्योंकि अर्थ के कारण जो है शोभा बढ़ रही है काव्य की। अगला प्रश्न, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। कभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो लक्ष्मी थी या फिर दुर्गा थी। कभी वो लक्ष्मी की तरह देखता था, कभी दुर्गा की तरफ देखता था, यानी उसके मन में संदेह बना है कि वो लक्ष्मी है या फिर दुर्गा है, और ये संदेह अंत तक बना रहा। इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार का उदाहरण होगा। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों। अभी मैं बताऊंगा आगे वाली स्लाइड्स में कि क्या अंतर होता है, लेकिन अभी आपको यह समझना है कि जहां दो वस्तुओं के बीच में संदेह बना रहता है और पाठक निश्चित नहीं कर पाता है कि वो वस्तु वास्तव में क्या है, वहां संदेह अलंकार होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा बा, संदेह अलंकार। अगला प्रश्न, चंद के भरम होत मोद है कुमुदिनी को। कुमुदनी मतलब कमल का जैसा फूल होता है, वैसा ही जो है कुमुदनी का फूल होता है, और उसकी विशेषता ये होती है कि जब चंद्रमा आकाश में विद्यमान होता है तो वो खिल जाता है। तो यहाँ चंद के भरम होत मतलब उसको चंद्रमा का भ्रम है, उसने कोई दूसरी वस्तु देखी जो चंद्रमा के समान प्रतीत होती है, और इसीलिए उसके मन में खुशी हो गई कि मुझे खिलना है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार क्यों हुआ? क्योंकि एक वस्तु को के साथ किसी दूसरे वस्तु की समानता यदि हो रही है, दोनों में कुछ समानता के कारण जो वस्तु वास्तव में वो है, हम उसको वो ना समझकर कुछ और समझ लें, तो वहां पर हमें भ्रांतिमान अलंकार देखने को मिलता है। यानी किसी वस्तु की समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का उसमें भ्रम हो जाना भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा सा, भ्रांतिमान अलंकार। 24 नंबर प्रश्न, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है। देखिए, मीठा और जहर, जहर कभी मीठा नहीं हो सकता। दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। यदि जहर है तो मीठा नहीं हो सकता, और यदि मीठा है तो जहर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? मोहब्बत एक बहुत मीठा जहर है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये दोनों शब्द एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो अलंकार होगा उसको हम विरोधाभास अलंकार कहेंगे बच्चों। यानी इसका सही आंसर होगा वा, विरोधाभास अलंकार राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है? उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे तुलना की जा रही है उसे उपमान कहा जाता है। तो आपने रूपक अलंकार तो जरूर पढ़ा होगा, जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से ना कर उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं होता है, वहां होता है रूपक अलंकार। और समानता के आधार पर विभिन्न अवयवों का जब उपमेय और उपमान पर आरोप कर दिया जाता है तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। यह एक विशेष प्रकार का रूपक अलंकार ही है जिसको कहा जाता है सांग रूपक अलंकार। तो इसका आंसर होगा आ, सांग रूपक। यदि एक ही अवयव का
तुलना उपमेय और उपमान के एक ही अवयव से की गई तो वहां पर आरोप कर दिया गया, तुलना ना करी गई, आरोप कर दिया गया, मतलब उसी को मान लिया गया, तो वहां होगा रूपक। और यदि विभिन्न अवयव उसके हैं तो समानांतर तुलनाएं की गई तो वहां पर सांग रूपक होता है। तो इसका सही आंसर होगा सांग रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन को मतलब जो कविता है उसमें हमें वर्णों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें हमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें हमें गति का ध्यान रखना होता है। इस तरीके से मिलकर जो काव्य बनता है उसको कविता कहा जाता है। और इस प्रकार क्रमबद्ध और नियमबद्ध रचना जो होती है वो छंद कहलाती है बच्चों। इसलिए इसका सही आंसर होगा छंद। तो हमारे पास बा ऑप्शन है जिसमें हमको छंद लिखा है, इसलिए हम लगा देंगे छंद। अगला प्रश्न, छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, सभी को पता है कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक प्रकार है मात्रिक छंद और दूसरा प्रकार है वार्णिक छंद। तो इसका सही आंसर होगा हमारा छंद 2 प्रकार के होते हैं। उत्तर हमें दिखाई दे रहा है, आ पर हमको दिया है 2, इसलिए हमारा आंसर होगा आ 2। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। चलिए अगला प्रश्न देखें, मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? अभी हमने नाम बताया आपको, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्राओं के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रिक छंद, और वर्णों के आधार पर जिनकी रचना होती है उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बा, मात्रिक छंद, क्योंकि मात्राओं के आधार पर इस छंद की रचना की जा रही है। तो बा मात्रिक छंद इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, कविता के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण मतलब हम अक्षर मान सकते हैं। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। तो हर एक अक्षर को साहित्यिक भाषा में वर्ण कहा जाता है। तो कविता जब हम बनाते हैं तो उसमें कितने वर्ण होते हैं? तो कविता में 31 वर्ण होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सा 31। ये थोड़ा हमको समझना भी है और याद भी रखना है। कविता की बात होगी तो वहां पर वर्णों की संख्या 31 मानी गई है, तो इसका सही आंसर होगा सा 31। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, मतलब मुक्त छंदों की रचना सबसे पहले किसने लिखना प्रारंभ किया? तो देखिए ये चारों जो कवि हैं ये छायावाद के कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे ये अपने साहित्य में कुछ अलग करने की कोशिश करते थे और अलग तरीके की रचनाएं लिखना इनको बहुत पसंद था। तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने मुक्तक छंद की रचना सर्वप्रथम की, या फिर इन्हीं को हम जो है मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर है बा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भूलोगे तो नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या करा था? मुक्तक छंदों की शुरुआत करी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दुर्मिल में वर्णों की संख्या क्या होती है या कितनी होती है? दुर्मिल छंद का एक प्रकार होता है जिसमें वर्णों की संख्या 24 मानी गई है। अभी हमने कविता की बात करी थी थोड़ी देर पहले, कविता में वर्णों की संख्या 31 होती है और दुर्मिल छंद जो होता है इसमें वर्णों की संख्या 24 होती है। तो इसका सही आंसर होगा 24। अगला प्रश्न 32, दोहा छंद का उल्टा होता है। दोहा और सोरठा ये दोनों मात्रिक छंद हैं बच्चों, और दोहा को पलट दिया जाए तो सोरठा बन जाता है और सोरठा को विपरीत कर दिया जाए तो दोहा बन जाता है। यानी दोहा छंद का उल्टा छंद होता है सोरठा, और रामचरितमानस में दोनों का वर्णन किया गया है। दोहा भी लिखे गए हैं उसमें और सोरठा भी लिखे गए हैं। तो दोहा को यदि हम उल्टा कर दें तो सोरठा बनेगा, और सोरठा को यदि पलट दिया जाए तो दोहा बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आ, सोरठा। और ये दोनों किस प्रकार के छंदों के उदाहरण हैं? ये दोनों मात्रिक छंदों के उदाहरण हैं। यति का छंद में क्या अर्थ होता है? यति, यति का मतलब छंद की भाषा में या साहित्यिक भाषा में यति का मतलब होता है विराम या रुकना। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं तो बीच में कहीं कहीं हमको रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक साथ पूरी कविता हम पढ़ दें, बीच में जहां पर हम ठहराव लाते हैं, जहां हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको यति कहा जाता है।
तो विराम, लय, गति और तुक। आंसर, इसका सही आंसर होगा आ, विराम। तो विराम को यति कहा जाता है। अगला प्रश्न 34, उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? जैसे हम हिंदी भाषा में छंद लिखते हैं वैसे उर्दू भी भाषा है, बड़ी प्राचीन भाषा है, और फारसी शैली, उर्दू फारसी शैली में जो छंद रचनाएं होती हैं उनको रुबाई कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ दोहा, सोरठा कहा जाता है, ऐसे यदि कोई कभी उर्दू में और फारसी शैली में यदि रचना कर रहा है, छंद की रचना कर रहा है, तो ऐसी रचनाओं को रुबाइयाँ या रुबाई बोला जाता है। आपके सिलेबस में भी है रुबाई, तो इसका सही आंसर होगा बा, रुबाई। अगला प्रश्न देखें, मात्रिक छंद का उदाहरण है, इनमें से कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है। दोहा और सोरठा दोनों मैंने अभी क्या बताया था आपको कि मात्रिक छंद है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सा, सोरठा। सोरठा एक मात्रिक छंद होता है, तो सा, सोरठा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें हम, माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? माधुर्य का मतलब होता है शांत, मधुर और मीठा, ये सब समानार्थी शब्द हैं किसके? माधुर्य के। तो माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो माधुर्य काव्य गुण है वो श्रृंगार रस में भी पाया जाता है, करुण रस में और शांत रस में, ये 3 रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। अब हमारे पास यहाँ वीर रस तो हमने छोड़ दिया, हास्य रस भी हमने छोड़ दिया, लेकिन श्रृंगार रस और करुण रस 2 ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। तो इन दोनों में भी यदि हमको प्राथमिकता देना है तो हम श्रृंगार रस को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि श्रृंगार रस में सबसे अधिक मात्रा में हमको माधुर्य गुण देखने को मिलता है। तो यदि 2 रस भी एक साथ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें आप श्रृंगार रस को प्रधानता देंगे। और श्रृंगार रस को प्रधानता क्यों देंगे? इसलिए देंगे क्योंकि वो रसों का राजा है। अभी हमने सबसे पहले ये चीज पढ़ी थी कि श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रस राज कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखें, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? काव्य रसों की संख्या, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो काव्य में 3 प्रकार के गुण माने गए हैं। नंबर 1 माधुर्य गुण, नंबर 2 ओज गुण और नंबर 3 प्रसाद गुण। ये 3 प्रकार के गुण काव्य के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। तो काव्य में गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर है 3 मानी गई है। कौन कौन सी मानी गई है? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो इसका सही आंसर होगा बा, 3। अगला देखिए, जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी जब आप कोई काव्य पढ़ रहे हो तो बिना हमको ज़्यादा अपना दिमाग लगाए उसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा जो गुण होता है काव्य का, उसको प्रसाद गुण कहा जाता है। प्रसाद गुण मतलब सीधा सरल काव्य, जिसको एक बार हम पढ़ें और उसका अर्थ आसानी से अपने को समझ में आ जाए। इसलिए इसका सही आंसर होगा, देखो यही लिख रहे हैं ना, गुण किस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, एक ही बार में अपने को समझ में आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सा, प्रसाद गुण। अगला देखिए, ठीक है, तो यहां हमारे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और एक बार या 2 बार आप इस वीडियो को रिपीट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन से आसानी से कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इसी तरीके से आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। और अगले जो हमारा टॉपिक है, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उनके क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।